मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज आप सबके बीच में केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य उद्योग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं। सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिस तरह से कार्य हुआ है उसके संदर्भ में आदरणीय गोयल जी आप सबको संबोधित करेंगे। स्वयं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इस योजना की प्रशंसा की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि पूरे विश्व में जहां खाद्यान्न की कमी है उसको पूर्ति करने में भारत आज समर्थ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है उसको क्रियान्वित करने का श्रेय आदरणीय पीयूष गोयल जी को जाता है। आदरणीय पीयूष जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत थोड़ी विस्तार से चर्चा करने के लिए किस प्रकार से भारत ने एक पूरे विश्व को एक नई सोच का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण को केंद्र बिंदु रखते हुए समय समय पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया, दर्शाया देशवासियों को और पूरे विश्व को उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके संवेदनशील चरित्र के बारे में, कैसे वो समाज के कमजोर वर्ग के लिए और उनके उत्थान के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहे हैं। और शायद इस शताब्दी की सबसे बड़ी संकट कोविड-19 की महामारी के बावजूद भारत एक ऐसा देश उभरा जिसमें एक भी परिवार के घर में रात को चूल्हा ना जला हो, ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। कोई भूखमरी के कारण किसी को कष्ट नहीं सहन करना पड़ा। लगभग 25 महीने के अंतराल इस कोविड के बीच 80 करोड़ हमारे भाई बहनों का हर महीने 5 किलो अनाज पूरी तरीके से मुफ्त देने का जो पुण्य का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, जिसपे लगभग 3,40,000 करोड़ अनुमानित व्यय है, जिसके रहते लगभग 1,000 लाख टन अनाज पूरी तरीके से मुफ्त इन 80 करोड़ भाई बहनों तक पहुंचा है, आगे पहुंचेगा सितंबर तक। और शायद विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा का प्रोग्राम भारत ने चलाया है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो अनाज दिया जाता है ये उसके अतिरिक्त है, एक प्रकार से डबल कर देता है। आप सब जानते हैं कि एनएफएसए के तहत हमने आज देश भर में बड़े विस्तार से 80 करोड़ लोगों को लगभग कवर किया है। जो अंत्योदय अन्न योजना के पुराने परिवार थे उनको 35 किलो हर परिवार को और बाकी लोगों को 5 किलो हर व्यक्ति के पीछे अनाज दिया जाता है, वितरण किया जाता है हर महीने। और गरीब का कल्याण हो, कमजोर वर्ग को कोई कठिनाई ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एक जो एक्सेस टू फूड सिक्योरिटी आवश्यक भी है और एक बुनियादी विषय है जिसकी हम सबको चिंता रहनी चाहिए।
उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया। वैसे तो पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो गरीबों को अनाज दे, उनका चूल्हा चलाए, उनको अपने आप में भगवान भी वरदान देता है। पर मैं समझता हूं जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की थी कि हर एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूरी तरीके से मिले, हर घर तक अनाज पहुंचे, जिसके लिए बड़े रूप में उन्होंने टेक्नोलॉजी की भी सहायता ली। आप सब जानते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि कैसे हम देश भर के गरीबों को जो 80 करोड़ लाभार्थी है इस योजना के, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ के ये सुविधा उपलब्ध कराएं कि देश में किधर भी वो अपनी अन्न को, जो उनकी एलिजिबिलिटी है, उसको देश में कहीं भी प्राप्त कर सके, जरूरत पड़े तो टुकड़ों टुकड़ों में प्राप्त कर सके, अलग अलग समय ले सके, अलग अलग बार ले सके। अगर गांव में परिवार रहता है, कोई व्यक्ति प्रवासी मजदूर दूसरे जगह काम करता है, तो दोनों जगह अनाज मिल सके। कोई 3 जगह लेना चाहे 3 जगह ले ले। और आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 65 करोड़ ऐसे पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन से लोगों ने अपने घर के अलावा दूसरी जगह पे अपने अन्न को आइदर इन फुल और इन पार्ट लिया है, उसका लाभ उठाया है। उल्टे कोविड महामारी के दौरान कई लोगों को लगता था कि भारत में तो बहुत ही तकलीफ आएगी, भारत कैसे अपने लोगों को संभालेगा। जब लॉकडाउन था तब तो विशेषकर बड़ी चिंता रहती थी। पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने अपने गरीब देशवासियों का, खासतौर पे प्रवासी मजदूरों का एक चट्टान की तरह साथ दिया, सुनिश्चित किया कि हर एक तक महामारी के बावजूद हर व्यक्ति तक अनाज पहुंचे। और अब जब महामारी कम होते जा रही है, अब प्रभाव बहुत कम हो गया है कोविड का, उसके बावजूद उन्होंने जो 6 महीने बढ़ाए सितंबर तक, ये वास्तव में उनकी संवेदनशीलता का भी एक प्रतीक है कि उन्हें लगा थोड़ा और समय ये सहायता मिल जाए तो हमारे भाई बहनों को एक प्रकार से ईज ऑफ लिविंग हो जाएगा, उनको सहूलियत मिल जाएगी जब वो अपना जीवन फिर एक बार पटड़ी पर ला रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस काम का न सिर्फ भारत में लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की है, और अगर उसका प्रमाण देखें तो हाल में ही हुए कई सारे चुनावों में लगभग आप सभी की सामान्य देश भर में जो लोगों की अपेक्षा थी, हमारी तो अपेक्षा पहले से थी कि हम पुनः जीत के आएंगे, लेकिन लगभग आप में से कई मित्रों को थोड़ा डाउट्स, आप लोग हमें भी बात करते रहते थे। मैं समझता हूं जनता ने उसका जवाब दिया कि जनता कितना संतुष्ट है प्रधानमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्रियों के काम से, और कहां देश ने पहले एंटी इनकम्बेंसी हर बार महसूस की थी, अब प्रो इनकम्बेंसी ये देश देख रहा है। और एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी का कार्य है उसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, जो हाल में ही IMF का एक वर्किंग पेपर महामारी, गरीबी और असमानता के ऊपर भारत के पूरे स्थिति का आकलन करते हुए निकला है, उसने बताया है कि ये जो फूड सब्सिडी या जो मुफ्त में अनाज दिया गया, NFSA के दौरान भी जो दिया गया और जो मुफ्त में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया गया, दोनों जोड़ लें अगर, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा, जिसके कारण भारत में गरीबी भी नहीं बढ़ी, असमानता भी नहीं बढ़ी, उल्टे कम हुई। और इसकी जानकारी तो आप सबने देखी होगी कि अत्यधिक गरीबी जो इस दौरान, पैंडेमिक के दौरान जो स्टडी करी गई, वो एक्चुअली घटी है
पैंडेमिक के बावजूद। मैं समझता हूं कि एक बड़ा योगदान आप सबका भी रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, क्योंकि आप सबने इसकी अच्छी प्रचार प्रसार किया। आपने लगातार इस बात को जनता तक पहुंचाया कि हर एक व्यक्ति एलिजिबल है। हमारे विभाग ने भी कई अलग अलग मंत्रालयों की मदद ली, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो तो पेट्रोल पंप्स पे जानकारी देना, फेयर प्राइस शॉप्स पे बोर्ड लगाना, रेलवे स्टेशनों पे जानकारी देना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में जानकारियां प्राप्त करवाना, जिससे एक देश भर में सभी लाभार्थियों को 80 करोड़ लोगों तक ये सूचना पहुंची कि उनको ये एलिजिबिलिटी है। और इसके लिए मैं आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो ये जानकारी जनता तक पहुंचाई, उससे एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, और अवेयरनेस के रहते फिर लगभग सबको अपने हक, अपने अधिकार की जानकारी रहते हुए 98% तक, अलग अलग जो हमने सर्वे किए, 98% तक घरों को लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पहुंचा है और आगे भी पहुंचता रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और दर्शाता है कि अगर हम मूल्यांकन करते रहें, निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें कि काम क्या हो रहा है, और उसमें आपका भी जब सहयोग मिलता है और आप इसको जनता तक पहुंचाते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि हम गलत कामों को रोक सकते हैं और सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने भी प्रस्ताव पारित करके उनका धन्यवाद किया था, उनके संवेदनशील नेतृत्व का आदर सम्मान किया था, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से और हमारे हर कार्यकर्ता की तरफ से और एक प्रकार से देशवासियों की भावना भी मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनके नेतृत्व को साधुवाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर ये अच्छा एक परिचय है कि जब आप जुनून के साथ काम करो, आपकी प्रतिबद्धता गरीबों की सेवा के प्रति, आपका संकल्प एकदम पक्का हो, तीव्र हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आप सब यहां पे आए, आपने इस जानकारी को, मैं समझता हूं आगे भी जनता तक जैसे पहुंचाओगे, उससे हमारा काम और सरल होगा और जनता को अपने अपने हक का, अपने अधिकार की जानकारी और पहुंचती रहे, उसके लिए पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सिर्फ एक विनम्र आग्रह है कि प्रश्न सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में ही पूछें। देवेंद्र जी, he's going to call out. सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गरीब के लिए कोई भी लाभ पहुंचाना, गरीब के लिए कोई भी व्यय करना, खर्च करना, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के लिए कभी बर्डन नहीं हो सकता है। और वो हमारी प्राथमिकता रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसका चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज से शायद 2 साल पहले, लगभग पौने 2 साल पहले शुरू की गई थी, जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसकी घोषणा की गई। कोई चुनाव होराइजन में नहीं था, कोई चुनावी इसको दृष्टिकोण या लेंस से देखना, मैं समझता हूं गरीबों के साथ अन्याय होगा। संजय शर्मा जी, इंडिया न्यूज। मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरे काम का श्रेय हमारे अन्नदाताओं को भी जाता है,
जिन्होंने लगातार और कोविड महामारी के बावजूद गत 2 वर्षों में भी रिकॉर्ड आउटपुट, रिकॉर्ड प्रोडक्शन अनाज का किया है, जिसके कारण आज भारत के भंडार भरे हुए हैं। पूरी तरीके से पूर्णतः भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। जो जो उत्पादन भारत में होता है, गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, जो जो उत्पादन में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक भी है। और इस साल का भी अनुमान है कि बारिश, आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, अनुमान है कि बारिश नॉर्मल रहेगी। उसके रहते हमारा आउटपुट भी अनाज का ठीक रहेगा। ऐसी परिस्थिति में भारत एक ऐसा देश है जो अपनों की भी चिंता करता है और विश्व की भी चिंता करता है। वसुधैव कुटुंबकम हम सबके लिए प्रिय है, और उसी भावना को सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को ये एक ऑफर किया है कि WTO के जो नॉर्म्स हैं, जिसके रहते हम जो फूड सिक्योरिटी के स्टॉक्स आज हमारे पास केंद्रीय भंडारण में हैं, जो लगभग आज के दिन 500 लाख टन से अधिक है, अगर WTO नचीला कर दे अपने रूल्स को और अलाउ कर दे कि उस फूड सिक्योरिटी के स्टॉक को हम निर्यात कर सके, विश्व में दे सके बाकी देशों को, तो शायद जो आज परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज की बड़ी चिंता है विश्व भर में, उसमें भारत बड़े दिल से और बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व को ऑफर किया है। जी आप Well, I think that this stage it is available up to September, and that is what has been decided. What happens beyond that is in the realm of imagination. We cannot at this stage respond to what is expected to happen or not happen. But this was a measure to support the poor during the time of this crisis, the COVID-19 crisis, and it has given very rich dividends in terms of helping the poor, helping the lower middle class families tide over the COVID-19 period. Well, it's not related to this subject, but I can assure all my brothers and sisters and farmers of Telangana, as we have clarified on more than one occasion, the nation has one policy applicable across the country in all the states. As far as procurement for the National Food Security Program is concerned, we strictly abide by that policy, and the same policy is applied in Punjab, in Haryana, in Madhya Pradesh, in Telangana, in Tamil Nadu, in Uttar Pradesh, or the Northeast. Across the country, there is one policy, and we are meeting the needs of the farmers as per that policy across the country. Any state government which wants to supplement that through their own programs is a welcome step. I think our BJP leaders had assured the farmers in Telangana that if the BJP was to be in power in Telangana, which in any case seems to be quite imminent in the near future, they had assured that they will, as the state government led by the BJP, procure any products which are outside the Food Security Act guidelines as a state procurement. And I think that has prompted the Chief Minister of Telangana to start the so-called process that which he has said today. I am grateful that the BJP leaders of Telangana showed him the right direction. शैलेंद्र जी, DD न्यूज।
दो चीजें हैं इसमें। एक तो स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व से जो डिमांड आ रही है, जिस प्रकार से भारत की तरफ सब देख रहे हैं और अनाज के निर्यात के लिए, वो अपने आप में हमारी कल्पना के बाहर है, ऐतिहासिक है। आपकी जानकारी के लिए, शायद पिछले 1.5 महीने अकेले में 20 या 30 लाख टन गेहूं पहली बार निर्यात हुआ है। आज के दिन अप्रैल से जून, ये जो अभी क्वार्टर चल रहा है, इसमें हमारे पास 30-35 लाख टन गेहूं के निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। हमारे जो निर्यातक हैं उनसे जो सूचना प्राप्त हुई है। आपकी जानकारी के लिए गेहूं का अगर देख लें, और वास्तव में हमारे अन्नदाता को मेरा साधुवाद है, मेरा सलाम है। आज से 2 वर्ष पहले भारत से केवल 2 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। उसके अगले वर्ष सीधा बढ़ के 20 लाख टन हुआ, और पिछले वर्ष जो मार्च खत्म हुआ है, जिसमें हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, यानी लगभग 419 दशमलव कुछ बिलियन टन, पहले 418 का आंकड़ा आया था, आज रिवाइज फिगर आया है 419.5 या 6 बिलियन टन, 30 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भारत से हुआ है। और गेहूं का निर्यात जो 20 लाख टन था, वो बढ़ के 70 लाख टन से ज्यादा हो गया लास्ट ईयर। इस साल हमारा अनुमान है कि 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात होगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे अन्नदाता ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है, और उन्होंने भारत को नहीं पूरे विश्व को भी संभाल सके ऐसा उत्पादन किया है। रही बात आपकी क्वालिटी की, गुणवत्ता की, उसमें सरकार ने भी कई सारे अहम निर्णय लिए। उदाहरण के लिए कैप स्टोरेज, आप सबको याद होगा एक जमाने में 10-12 साल 15 साल पहले शायद कैप स्टोरेज की एक कल्पना शुरू हुई थी। कैप स्टोरेज क्या था? कवर्ड एंड प्लिंथ, एक छोटा सा फाउंडेशन बनाते थे, उस पे अनाज रखते थे और तारपत्री उस पे चढ़ा के उसको स्टोरेज बोलते थे, और उसमें हजारों करोड़ रुपए देश के लगते थे, टैक्स पेयर के, और देश का संपत्ति खराब होती थी। अधिक जो दृश्य आप देखते थे कि अनाज सड़ रहा है, वो कैप स्टोरेज में सड़ता था। आज से 1-1.5 साल पहले ऑफ कोर्स बड़ी विपरीत परिस्थितियों में मुझे इस मंत्रालय मिला था, माननीय रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद, पर उसके थोड़े ही दिन बाद मेरे पास एक फाइल आई कि हमें कैप स्टोरेज इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें कुछ लगभग 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। मैंने तुरंत उसको रिजेक्ट किया, फिर चर्चाएं की डिपार्टमेंट के साथ, और कितना सरल सोल्यूशन निकाला। कहा 18 बैग्स एक स्टैकिंग होती थी, हमने 18 को 22 कर दिया, स्टडी कर लिया, उससे कोई डैमेज नहीं होता है। 20% हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, और देश के 8,000 करोड़ बच गए। तो उससे गुणवत्ता भी सुधर गई, क्योंकि ये तो सब कवर्ड प्रॉपर स्टोरेज है, और आगे चल के हम उसमें सब में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले। तो जैसे आपको याद होगा, रेलवे में हर किचन में सीसीटीवी कैमरा से आप देख सकते हैं कि खाना आपका कहां बन रहा है और कैसा बन रहा है। आगे चल के गरीब और हमारे निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन देख पाएंगे कि उनका अनाज कैसे स्टोर होता है और अच्छी तरीके से कैसे रहता है। अब थोड़े कैप स्टोरेज रह गई है ट्रांजिट के लिए, कि माल एकदम एक साथ पंजाब हरियाणा में खासतौर पे आता है। खुद कैप स्टोरेज बनी हुई है जिसका निर्धारित समय पूरा नहीं हुआ है। शायद 10-11 लाख टन, पहले 200 लाख या 150 लाख टन तक जाता था, अब 10-11 लाख टन बच गए, और आस्ते आस्ते वो भी खत्म हो जाएगा। नीरज पांडे जी, एबीपी न्यूज। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, एक तरफ कोविड की महामारी है, दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व में महंगाई है, पूरे विश्व में कीमतें ज्यादा है। इसके बावजूद आपने देखा होगा हाल में लगातार सरकार भी नियंत्रण लगाए हुए है। हमने सहूलियत दी है कि आयात भी करना पड़े तो दालों का या ऑयल सीड्स का आयात बढ़ाया जाए। साथ ही साथ ड्यूटीज को लगभग खत्म कर दिया इन सब वस्तुओं पे जो भारत में शॉर्ट सप्लाई में रहती हैं। तो पूरी तरीके से इस पर नियंत्रण भी रखा जा रहा है। अलग अलग देशों से बातचीत चल रही है। कल ही मैंने
ब्राजील के साथ चर्चा की कि हम कैसे अपना कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, वहां से क्या सामान आ सकते हैं भारत में। तो इस प्रकार से दो तरफा कैसे हम काम करें जिससे कुछ चीज आयात भी करनी पड़े और देशवासियों को सहूलियत मिल सके, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व में खासतौर पे तेल की कीमतें ऊंची है, तो आप सभी जानते हैं। अनामिका जी, ईटीवी। नहीं, जैसे मैंने अपने मित्र को कहा, देवेश्वर जी, देवेश ने पूछा, देवेंद्र ने पूछा, किसने पूछा था? आपने पूछा था कि जब गरीबों के संवेदना, उनके प्रति संवेदना की बात होती है, गरीबों की सेवा की बात होती है, उसमें हम स्कीम, गेम चेंजर और ये वो दृष्टिकोण कभी देखते ही नहीं, और चुनाव का लाभ और घाटा कभी उसमें हम आकलन में लाते ही नहीं। जो जरूरत है जिससे गरीबों की सेवा हो सकती है वो हमारे लिए प्राथमिकता रहती है। और आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे अपने इस संवेदनशील चरित्र का परिचय देशवासियों को दिया है, अलग अलग रूप से, अलग अलग काम से। विकास चंद्रा जी, न्यूज नेशन। पहली बात तो सरकार के पास जो निर्धारित स्टॉक होना चाहिए, बफर स्टॉक जिसको कहते हैं, आज लगभग हमारे पास उसका 3 गुना है। तो इसलिए अगर सरकारी खरीद कम होती है और लोग को ज्यादा दाम मिलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हमारे किसानों को ज्यादा दाम मिलते हैं और वो उसको मार्केट में बेचते हैं, तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा। उससे सरकारी भंडारण में कोई कमी नहीं होगी और हमारे पास कोई होल्डिंग कैपेसिटी की भी कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। जैसे मैंने बताया 20% तो एक निर्णय से बढ़ा है, ऐसे अभी और भी वैसे हम स्टोरेज कैपेसिटी के लिए टेंडर्स वगैरह भी जल्द निकालने वाले हैं। As I said, it is a very unfortunate situation that there is a conflict between Russia and Ukraine. Our government and the Honorable Prime Minister consistently has been appealing for peace, dialogue, and an end to this conflict. Therefore, we do not see the requirement of food grains by other nations, particularly the Middle East and Africa that you alluded to, as an opportunity arising out of this conflict. It is an unfortunate situation that has arisen, and we are looking at it from the lens of compassion to help these countries so that there is no food grain shortage. धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद।